इस पर एक वृद्ध व्यापारी उठा और अपने सफ़ेद वस्त्र की सलवटें ठीक करते हुए बोला, "हरकत, आपकी और अपने मित्रों की अनुमति से मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा है कि अगर हम अपने व्यापार की सफलता के लिए अपनी मेहनत और योग्यता को श्रेय देते हैं, तो उन सफलताओं के और बहुत लाभदायक चीज़ों के बारे में क्यों न सोचें जो हमें लगभग मिलने वाली थी परंतु आखिरी मिनट पर नहीं मिली। अगर वे सचमुच हो जाती तो वे खुशकिस्मती का दुर्लभ उदाहरण होती। क्योंकि वे पूर्ण नहीं हो पाई, इसीलिए हम उन्हें अपना उचित पुरस्कार नहीं मान सकते। निश्चित रूप से यहाँ बैठे कई लोग इस तरह के अनुभव बता सकते होंगे। हरकत ने सहमत होते हुए कहा, यह समझदारी भरा सुझाव है। खुशकिस्मती आप में से कितनों की मुट्ठी में थी परंतु आखिरी मिनट पर फिसल गई। कई हाथ उठे जिनमें से उस व्यापारी का हाथ भी था। हरकत ने उसे बोलने का मौका दिया। क्योंकि आपने ही यह सुझाव दिया है, इसीलिए हम सबसे पहले आपके मुंह से इसके बारे में सुनना चाहेंगे। व्यापारी ने कहा, मैं खुशी-खुशी अपने जीवन की एक घटना बताऊंगा। इससे आप यह जान जाएंगे कि खुशकिस्मती के करीब आने पर भी इंसान अंधों की तरह उसे अपने हाथ से निकल जाने देता है, जिससे उसे नुकसान होता है और वह बाद में पछताता है। कई साल पहले मैं युवा था और मेरी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। उन दिनों मैं कमाना शुरू कर रहा था। एक दिन मेरे पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने जोर देकर मुझसे कहा कि मैं एक योजना में अपने धन का निवेश कर दूं। उनके एक अच्छे मित्र के पुत्र ने भूमि का एक खाली टुकड़ा देखा था, जो हमारे शहर की बाहरी दीवारों से ज़्यादा दूर नहीं था। वह टुकड़ा नहर के काफ़ी ऊपर था और वहाँ पानी नहीं पहुँच सकता था। मेरे पिता के मित्र के पुत्र ने एक योजना बनाई कि वह इस जमीन को खरीद लेगा, बैलों द्वारा चलने वाले 3 बड़े रहट बनाएगा और इस तरह से जीवनदायी पानी को उपजाऊ भूमि तक पहुंचाएगा। उसकी योजना यह थी कि ऐसा करने के बाद वह इस जमीन के प्लाट काट देगा और शहर के नागरिकों को सब्जी उगाने के लिए बेच देगा। मेरे पिता के मित्र के पुत्र के पास इस काम के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मेरी ही तरह उसकी आमदनी भी सामान्य थी। उसके पिता भी मेरे पिता की तरह ही बड़े परिवार और कम साधनों वाले थे। इसीलिए उसने कुछ लोगों को अपना पार्टनर बनाने का फैसला किया। उसे 12 लोगों की ज़रूरत थी जिनमें से हर एक कमाता हो और वह अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उस अभियान में तब तक देने के लिए सहमत हो जब तक कि ज़मीन बिकने के लिए तैयार न हो जाए। योजना यह थी कि ज़मीन बिकने के बाद सब लोग अपने निवेश के अनुपात में लाभ को आपस में बाँट लेंगे। मेरे पिता ने मुझसे कहा, बेटे तुम अभी जवान हो। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि तुम अपने लिए बहुमूल्य जायदाद बना लो ताकि ये लोग तुम्हारा सम्मान करें। अपने पिता की नासमझी और गलतियों के ज्ञान से लाभ उठाओ। मैंने जवाब दिया, मेरी भी यह प्रबल इच्छा है। तो मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ वह करो जो मुझे तुम्हारी उम्र में करना चाहिए था। अपनी आमदनी के 10वें हिस्से को लाभकारी निवेशों के लिए अलग रख दो। अपनी आमदनी के इस 10वें हिस्से और इससे मिलने वाली ब्याज की मदद से मेरी पहुँचने से पहले तुम बहुमूल्य जायदाद बना सको। पिताजी, आपने बहुत समझदारी की बात कही है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, परंतु मेरी आमदनी के साथ बहुत से खर्चे भी जुड़े हैं, इसीलिए मैं आपके सुझाव पर अमल करने में झिझक रहा हूँ। मैं अभी जवान हूँ, अभी मेरे पास बहुत समय है। तुम्हारी उम्र में मैंने भी यही सोचा था, परंतु देखो, साल गुजरते चले गए और मैं शुरुआत भी नहीं कर पाया। अब ज़माना बदल गया है पिताजी, मैं आपकी गलतियों से बचूँगा। अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है बेटे, यह तुम्हें एक ऐसा मौका दे रहा है जो दौलत की ओर ले जा सकता है। मेरा तुमसे यही कहना है कि देर मत करो। कल सुबह ही मेरे मित्र के पुत्र के पास जाओ और उससे यह सौदा कर लो कि इस निवेश में तुम अपनी 10% आमदनी लगाओगे। तत्काल कल सुबह चले जाना। अवसर किसी का इंतज़ार नहीं करता है। आज यह सामने होता है, परंतु कल दूर चला जाता है, इसीलिए देर मत करो। अपने पिता की सलाह के बावजूद मैं झिझकता रहा। पूर्वी देशों से व्यापारी नए सुंदर वस्त्र लाए आए थे, जो इतने आकर्षक और बढ़िया लग रहे थे कि मैंने और मेरी पत्नी ने महसूस किया कि हमें उन्हें खरीद लेना चाहिए। अगर मैं उस अभियान में अपनी 10% आमदनी का निवेश करने के लिए तैयार हो जाता, तो हम उन वस्त्रों को नहीं खरीद पाते और कई अन्य आनंदों से भी वंचित रह जाते, जिसे हम बहुत चाहते थे। मैंने निर्णय लेने में तब तक देर लगाई जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। बाद में मैं इस पर बहुत पछताया। वह अभियान उम्मीद से ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। मेरी कहानी यह बताती है कि मैंने किस तरह खुशकिस्मती को अपने पास से निकल जाने दिया। रेगिस्तान से आए एक सांवले आदमी ने कहा, इस कहानी से हम देखते हैं कि खुशकिस्मती उस व्यक्ति के पास आती है जो अवसर को स्वीकार करता है। जायदाद बनाने के लिए हमेशा एक शुरुआत करनी पड़ती है। शुरू में यह सोने या चांदी के कुछ सिक्कों तक सीमित होती है, जिन्हें इंसान अपनी आमदनी में से बचाकर अपना पहला निवेश करता है। मैं खुद कई मवेशियों का मालिक हूँ। मवेशी पालन की शुरुआत मैंने बचपन में ही कर दी थी, जब मैंने चांदी का एक सिक्के
से एक बच्चियाँ खरीदी थी। चूँकि यह मेरी दौलत की शुरुआत थी, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली शुरुआत के बाद जायदाद बनाना खुशकिस्मती से हर इंसान के बूते की बात होती है। पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। इस कदम को उठाने के बाद इंसान मेहनत से धन कमाने वाले व्यक्ति के बजाय अपने निवेश से लाभ कमाने वाला व्यक्ति में बदल जाता है। सौभाग्य से कुछ लोग कम उम्र में यह कदम उठा लेते हैं। इसी वजह से वह आर्थिक क्षेत्र में उन लोगों से ज़्यादा सफल हो जाते हैं जो यह कदम बाद में उठाते हैं। वे उन दुर्भाग्यशाली लोगों से तो बहुत ज़्यादा सफल होते हैं जो यह कदम कभी नहीं उठाते, जैसा इस व्यापारी के पिता के साथ हुआ था। अगर मेरे व्यापारी मित्र ने अवसर सामने आने पर अपनी जवानी में यह कदम उठा लिया होता तो आज उसे दुनिया की बहुत सी अच्छी चीज़ों का वरदान मिला होता। अगर हमारे बुनकर मित्र ने उस समय यह कदम उठा लिया होता तो आज उसके पास काफ़ी दौलत होती। दूसरे देश से आए एक अजनबी ने खड़े होकर कहा, धन्यवाद, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं सीरिया का हूँ। मैं आपकी भाषा अच्छी तरह नहीं बोल पाता हूँ। मैं इस व्यापारी मित्र को एक नाम से पुकारना चाहता हूँ। शायद आप सोचेंगे कि यह शालीन नाम नहीं है, परंतु मैं फिर भी उसे उस नाम से पुकारना चाहता हूँ। परंतु मुझे आपकी भाषा का वह शब्द नहीं मालूम। अगर मैं इसे सीरिया की भाषा में बोलूँ तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे मित्रों, मुझे बताएं कि आप उस आदमी को क्या कहते हैं जो अपने लिए फायदेमंद साबित होने वाले कामों को भी टालता रहता है। एक आवाज़ आई, टाल मटोल करने वाला। वाह! सीरिया के निवासी ने अपने हाथों को रोमांच में लहराते हुए कहा, जब अवसर आता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करता है, वह इंतज़ार करता है और वह कहता है मेरे सामने अभी बहुत काम पड़ा है, मैं धीरे-धीरे यह काम करूँगा। अवसर इस तरह के ढीले आदमी का इंतज़ार नहीं करेगा। अवसर सोचता है कि अगर इंसान खुशकिस्मत बनना चाहता है तो उसे तत्काल कदम उठाना चाहिए। अवसर सामने आने पर जो व्यक्ति तत्काल कदम नहीं उठाता है, वह हमारे व्यापारी मित्र की तरह टाल-मटोल करने वाला होता है। व्यापारी उठकर खड़ा हुआ और सिर झुकाकर लोगों की हंसी पर प्रतिक्रिया करते हुए बोला, अजनबी, आप हमारे मेहमान हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ जो आपने सच्ची बात बोलने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। हरकत ने कहा, खोए हुए अवसर की एक और कहानी हमें कौन सुनाएगा? लाल वस्त्र पहने एक अधेड़ व्यक्ति ने कहा, मैं सुनाऊंगा। मैं मवेशियों का खरीदार हूँ, खास तौर पर ऊँटों और घोड़ों का। कई बार भेड़ बकरियां भी खरीद लेता हूँ। एक रात को अवसर मेरे सामने अचानक आया, जब मैं इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। शायद इसी वजह से मैंने इसे अपने हाथ से फिसल जाने दिया। बेहतर होगा कि फैसला आप ही करें। मैं ऊँट खरीदने के लिए शहर से बाहर गया था। 10 दिनों की निराशाजनक यात्रा के बाद जब मैं लौटा तो मुझे यह देखकर गुस्सा आया कि रात होने की वजह से शहर का द्वार बंद हो चुका था और उस पर ताले भी चुके थे। मेरे नौकरों ने रात काटने के लिए तंबू लगाए। बहरहाल हम सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत कम भोजन है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए यह रात मुश्किल से कटेगी। उसी समय एक बूढ़ा किसान मेरे पास आया जो शहर के द्वार पर ताला बंद हो जाने के कारण हमारी तरह बाहर रह गया था। उसने मुझसे कहा, आदरणीय श्रीमान, आपके हुलिये से मुझे लगता है कि आप मवेशियों के खरीदार हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको अपनी बहुत अच्छी भेड़ें बेचना चाहूँगा, जिन्हें मैं अभी-अभी लाया हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसे बुखार है। मुझे तत्काल लौटना होगा। आप मेरी भेड़ें खरीद लें ताकि मैं और मेरे नौकर ऊँटों पर सवार होकर बिना देर किए तत्काल लौट जाएँ। इतना अंधेरा था कि मैं उसकी भेड़ों को नहीं देख सकता था, इसीलिए उनकी आवाज़ों से मैं समझ गया कि रेवड़ बहुत बड़ा होगा। मैंने ऊँटों की तलाश में अपने 10 दिन बर्बाद कर दिए थे, परंतु मुझे अच्छे ऊँट नहीं मिल पाए थे, इसीलिए मैं उसके साथ खुशी-खुशी सौदेबाजी करने लगा। वह मुश्किल में था, इसीलिए उसने बहुत ही वाजिब दाम माँगा। मैंने वह सौदा मंज़ूर कर लिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरे नौकर सुबह भेड़ों को हाँककर शहर में ले जाएँगे और उन्हें बेचने में हमें काफ़ी लाभ होगा। सौदा होने के बाद मैंने अपने नौकरों से मसाले लेकर आने को कहा, ताकि हम किसान की 900 भेड़ों की को गिन सकें। मित्रों, मैं आपको यह वर्णन सुनाकर बोर नहीं करूँगा कि इतनी सारी प्यासी, भूखी और बेचैन भेड़ों को गिनने में हमें कितनी मुश्किल आई। यह एक असंभव काम साबित हो रहा था, इसीलिए मैंने उस किसान से साफ कह दिया कि सुबह होने के बाद भेड़ गिनूँगा और तभी उसे पैसे दूँगा। उसने आग्रह किया, मेहरबानी करके आप आज रात को मुझे 2 तिहाई कीमत ही दे दें, ताकि मैं अपने घर लौट सकूँ। मैं अपने सबसे समझदार और शिक्षित सेवक को आपके पास छोड़ जाऊँगा, जो सुबह भेड़ गिनने में आपकी मदद करेगा। वह विश्वसनीय है और आप बाकी का 1 तिहाई पैसा उसे दे सकते हैं। परंतु मैंने जिद पकड़ ली और रात को पैसे देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह मेरे उठने से पहले ही शहर का द्वार खुला और 4 खरीदार भेड़ों की तलाश में बाहर भागते हुए आए। वे बहुत उत्सुक थे और ऊँची कीमतें देने को तैयार थे, क्योंकि शहर पर युद्ध की घेराबंदी का खतरा मंडरा रहा था और भोजन पर्याप्त नहीं था। किसान मुझे
जितनी कीमत में भेड़ें देने के लिए तैयार हुआ था उसे उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा कीमत मिली। वह बहुत ही बढ़िया अवसर था जो मैंने अपने ही हाथों से गँवा दिया था। हरकत ने टिप्पणी की, यह बहुत ही असामान्य कहानी है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? घोड़े की जीन बनाने वाले ने कहा, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमें विश्वास हो कि हमारा सौदा समझदारीपूर्ण है तो हमें तत्काल पैसे दे देना चाहिए। अगर सौदा अच्छा है तो आपको दूसरों के अलावा खुद को की कमजोरियों से भी अपनी रक्षा की करने की ज़रूरत होती है। इंसानों के विचार बदलते रहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि हम अपना मन तेज़ी से बदल लेते हैं और ऐसा तब अधिक होता है जब हम गलत नहीं बल्कि सही होते हैं। गलत निर्णयों के बारे में हम जिद्दी होते हैं, परंतु सही निर्णय लेने के बाद हम हिचकिचाते हैं और अवसर को अपने हाथ से फिसल जाने देते हैं। मेरा पहला निर्णय मेरा सर्वश्रेष्ठ निर्णय होता है, परंतु मैंने हमेशा यह पाया कि अच्छा सौदा करने के बाद मैं हिचकिचाता हूँ और टाल-मटोल करता हूँ। इसीलिए अपनी कमजोरी से बचने के लिए मैं तत्काल उस सौदे का बयाना दे देता हूँ। इससे मैं खुशकिस्मती के अवसरों को गँवाने में के पश्चाताप से बच जाता हूँ। सीरिया के निवासी ने एक बार फिर खड़े होकर कहा, धन्यवाद, मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ। ये कहानियाँ लगभग एक सी हैं। हर बार अवसर एक ही कारण से दूर भाग जाता है। हर बार वह टाल-मटोल करने वाले के पास आता है और एक अच्छी योजना पेश करता है। हर बार टाल-मटोल करने वाला हिचकिचाता है और वह नहीं कहता कि अभी सबसे अच्छा समय है। मैं यह काम तत्काल कर देता हूँ। इसके बजाय वह टाल-मटोल करता रहता है। आदमी इस तरह सफल कैसे हो सकता है? खरीदार ने कहा, आपके शब्दों में समझदारी है। खुशकिस्मती इन दोनों ही कहानियों में टाल-मटोल करने के कारण दूर भाग गई थी। बहरहाल यह असामान्य नहीं है। टाल-मटोल करने की प्रवृत्ति सब में होती है। हम दौलत चाहते हैं, परंतु जब अवसर हमारे सामने आता है, तो टाल-मटोल की प्रवृत्ति के कारण हम उसे तत्काल स्वीकार नहीं करते हैं और इस तरह हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अपनी जवानी में मैं टाल-मटोल शब्द को नहीं जानता था, जो हमारे सीरिया के मित्र को इतना पसंद आया है। मैं तो पहले यह सोचता था कि मेरे गलत निर्णयों के कारण मेरे हाथ से कई लाभदायक सौदे निकल गए हैं। बाद में मैंने अपने जिद्दी स्वभाव को इसके लिए दोष दिया। बहरहाल अंत में मुझे सच्चाई का पता चल गया। मैंने जान लिया कि जब मुझे काम करना चाहिए था, जब मुझे तत्काल और निर्णायक काम करना चाहिए था, तब मैं अनावश्यक रूप से देर कर रहा था। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मुझे बहुत चिढ़ हुई। जंगली खच्चर को किसी रथ में जोतने पर वह बहुत कटु हो जाता है, उतनी ही कटुता से मैंने अपनी सफलता के इस दुश्मन से अपना पीछा छुड़ाया। धन्यवाद। मैं अब अपने व्यापारी मित्रों के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपके कपड़े गरीबों जैसे नहीं हैं, आप सफल व्यक्तियों की तरह बोलते हैं। हमें बताएं, जब टाल-मटोल आपके कानों में कुछ कहती है तो क्या आप अब भी उसकी बात सुनते हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, खरीदार मित्र की तरह मुझे भी टाल-मटोल को पहचानना और जीतना पड़ा। यह मेरी दुश्मन थी जो हमेशा मेरी सफलताओं में बाधा डालने की ताक में रहती थी। मैंने जो कहानी सुनाई है उस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जिनके द्वारा मैं बता सकता हूँ कि टाल-मटोल की वजह से मेरे अवसर किस तरह दूर चले गए। एक बार समझ लेने के बाद टाल-मटोल को जीतना मुश्किल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से चोर को अपना अनाज चुराने नहीं देता है। न ही कोई व्यक्ति शत्रुओं को अपने ग्राहकों को दूर भगाने की छूट देता है, क्योंकि इससे उसका मुनाफा कम हो जाएगा। जब मैंने यह पहचान लिया कि मेरा दुश्मन इस तरह के काम कर रहा है, तो मैंने संकल्प के साथ उस पर विजय पाई। अगर कोई व्यक्ति बेबीलोन की प्रचुर दौलत में हिस्सेदार बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने टाल-मटोल की भावना पर विजय पाना होगा। हरकत, आप क्या कहते हैं? क्योंकि आप बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इसीलिए कई लोग कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत व्यक्ति भी हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि कोई भी आदमी जब तक टाल-मटोल की भावना को पूरी तरह नष्ट नहीं कर देता है, तब तक वह बड़ी सफलता नहीं पा सकता है? हरकत ने स्वीकार किया, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही है। मेरे लंबे जीवन में मैंने कई पीढ़ियों को व्यवसाय, विज्ञान और ज्ञान के उन क्षेत्रों में आगे बढ़ते देखा है, जो ज़िंदगी में सफलता की राह पर ले जाती हैं। अवसर उन लोगों के पास आए थे, बहरहाल कुछ ने अपने सामने आए अवसरों का लाभ उठाया और अपनी गहनतम इच्छाओं की संतुष्टि की ओर आगे बढ़ते रहे, परंतु अधिकांश लोग झिझके, लड़खड़ाए और पीछे रह गए। हरकत कपड़े के बुनकर की ओर मुड़ा। आप ही ने यह सुझाव दिया था कि हम खुशकिस्मती पर बहस करें। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अब मैं खुशकिस्मती को एक अलग रोशनी में देख रहा हूँ। मैंने सोचा था कि खुशकिस्मत होने के लिए इंसान को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है। अब मुझे यह एहसास हो गया है कि इंसान बिना कुछ किए खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। इस चर्चा से मैंने यह सीखा है कि खुशकिस्मती को आकर्षित करने के लिए अवसरों का लाभ उठाना ज़रूरी है।
मैं अपने सामने आने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करूँगा। हरकत ने जवाब दिया, आपने हमारी चर्चा को के सत्य को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया है। हमने यह पाया है कि अक्सर खुशकिस्मती अवसर के पीछे आती है। अब शायद ही कभी किसी दूसरे रूप में आती है। हमारा व्यापारी मित्र बहुत खुशकिस्मत होता अगर उसने सौभाग्य की देवी द्वारा दिए गए अवसरों को स्वीकार कर लिया होता। इसी तरह हमारा खरीदार मित्र भी खुशकिस्मत होता अगर उसने मवेशियों को समय पर खरीद लिया होता और उन्हें 3 गुने लाभ पर बेचा होता। हमने यह चर्चा इसीलिए शुरू की थी ताकि हम खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका खोज सकें। मुझे लगता है कि हमने वह तरीका खोज लिया है। दोनों ही कहानियों से ये निष्कर्ष निकलता है कि खुशकिस्मती अवसर में छुपी होती है, चाहे चाहे खुशकिस्मती का लाभ उठाया गया हो या नहीं उठाया गया हो, इस सत्य को नहीं बदला जा सकता। अवसरों को स्वीकार करके खुशकिस्मती को आकर्षित किया जा सकता है। जो लोग प्रगति के अवसरों का लाभ लेने के लिए तत्पर रहते हैं, उनमें सौभाग्य की देवी रुचि लेती है। वे हमेशा उन लोगों की मदद करने की इच्छुक होती है जो उन्हें खुश करते हैं और कर्मशील व्यक्ति उन्हें सबसे ज़्यादा खुश करते हैं। कर्म आपको सफलता की ओर ले जाएगा। सौभाग्य की देवी कर्मशील व्यक्तियों पर कृपा करती है।